हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोग एनसीईआरटी क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले लिथोस्फीयर या फिर स्थलमंडल के बारे में चर्चा कर लिया था, और उसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है। जिसने वो नहीं देखा है, इससे पहले वाले लेक्चर को जाकर के वो देख सकता है। प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, क्लास सिक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से। अब देखिए, आज जो है हम लोग बात करेंगे जलमंडल के बारे में, जो है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह का मतलब होता है ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इसको स्पेस से देखते हो तो स्पेस पे ये नीले रंग का दिखता है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये 71% जो पृथ्वी का भाग है वो आपका जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है बेटा? जल से भरा हुआ है। और शेष जो 29% भाग होता है स्थल है। होगा क्या है बेटा? स्थल है, लैंड है। ठीक है। तो 71% भाग होने की वजह से वो नीले रंग का स्पेस से दिखाई देता है। अब जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। तो देखिए, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस। ये 3 स्टेट होते हैं। तो जब भी आप जलमंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर की बात करते हो तो यह ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाओं की बात ये करता है, तीनों स्टेट की ये बात करता है। ठीक है, जलमंडल में तीनों स्टेट आ जाते हैं। तो सॉलिड के रूप में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हिमनद आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बात। वहीं पर अगर आप लिक्विड स्टेट में देखने की बात करेंगे तो यहाँ पर महासागर हो जाते हैं, नदियाँ हो जाती हैं, झीलें हो जाती हैं, अंडरग्राउंड वाटर जिसको भूमिगत जल कहा जाता है। ठीक है। और गैसियस स्टेट में अगर देखना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो जल वाष्प होता है, जो आपका वाटर वेपर होता है, वो गैसियस स्टेट में ये मिल जाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में, अब देखिए, कुछ आपके लिथोस्फीयर में है, कुछ आपके हाइड्रोस्फीयर में ही उपस्थित है, कुछ आपके एटमॉस्फेयर में भी उपस्थित है। तो इन तीनों को अगर आप मिला लेते हो तो ये पूरा का पूरा जलमंडल बनता है, हाइड्रोस्फीयर बनता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये सब महासागरों की बात कर रहा है, नहीं। जहाँ जहाँ पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत में आता है। ठीक, देखिए, ये जो 71% आपने देखा है, उन 71% में से 97% प्रतिशत जो से अधिक भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। जो आपका मतलब अगर आप देखेंगे तो 71% पानी है, उस 7% में से 97.5% जो है वो कहाँ पर उपस्थित है बेटा? महासागरों में उपस्थित है। वह इतना अधिक खारा होता है कि पीने योग्य नहीं है। अब देखिए, ये आया नहीं था इस पे, तो मैं यहाँ पीडीएफ से ही पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये वो इतना खारा होता है कि वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। ठीक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद का जो बचा हुआ भाग होता है वो आपके किस रूप में है? या तो वो बर्फ की परतों में पाया जाता है, या फिर हिमनदियों, या फिर भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत ही कम भाग है जो अलवण, अलवण मतलब होता है जिसमें नमक ना हो, अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी से महसूस करते हैं। अब देखिए बाबू ध्यान से, हमारे पास जितना भी पानी है, हमारे पास जितना भी पानी है वो ज़्यादातर मैक्सिमम जो है 97.5% जो है वो महासागरों में है। और ये सैलाइन है। सैलाइन का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा और पीने योग्य नहीं है। अब बचा हुआ 21.5% जो है वो लवण जल है। और इस 20 कह रहा हूँ 2.5% भाग में से भी जो बहुत सारा भाग है वो आपके बर्फों में ढका हुआ है, चाहे वो अंटार्कटिका की बात करते हैं या फिर आप माउंटेन्स की बात करते हैं। ठीक है। प्लस कुछ आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वाष्प के रूप में। तो पीने योग्य अगर पानी देखेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम है। तो जल से भरे हुए होने के बावजूद भी जो हमारी पृथ्वी है, वहां पर पानी की हमेशा समस्या बनी हुई रहती है, क्योंकि पीने योग्य पानी क्या है? कम है। अब देखिए, इसमें अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है महासागर। महासागर क्या है? जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी जो है वो इन्हीं ओशंस या फिर महासागर में पाया जाता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था।
ठीक है? ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागर में जो भी जल है, वो हमेशा मूव मूव करता रहता है। अब उसके मूव करने के कारण क्या-क्या हैं बेटा? तरंगे हैं। तरंगे मतलब होती हैं जो वेव्स आती हैं, ठीक है? वो हो जाती हैं। ज्वार-भाटा, जो टाइड एंड एब्स आते हैं उसके कारण, प्लस महासागरीय धाराएँ होती हैं, जो ओशनिक करंट होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वार्म करंट होती हैं, कुछ कोल्ड करंट होती हैं, ठीक है बात? तो ये कुछ ओशनिक करंट होती हैं, ठीक है बात? यही महासागर की 3 गतियाँ होती हैं। तो अगर आपसे पूछता है महासागर की कितनी गतियाँ होती हैं, तो आप बोलेंगे 3 गतियाँ होती हैं। पहला तरंग आती हैं, जो वेव्स आती हैं, जो ऊपर-नीचे आती हैं। ऊपर-नीचे होती हैं, उनको वेव्स बोला जाता है। उसके बाद से ज्वार-भाटा आता है, जो जिससे समुद्र का तल ऊपर जाता है और नीचे आता है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून से आता है, ठीक है बात? उसके बाद पृथ्वी की रोटेशन की वजह से उसमें कुछ करंट्स दौड़ती हैं जिनको आप वार्म और कोल्ड करंट में डालते हो। वो लैटिट्यूडनल और आसपास के टेम्परेचर को ध्यान में रख कर के ही उनको वार्म और कोल्ड करंट में उसको डाला जाता है, ठीक है? तो ये 3 तरह की गतियाँ हो जाती हैं, ठीक? महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 5 प्रमुख महासागर हैं हमारे पास। पहला है प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशन जिसको कहा जाता है। दूसरा आता है अटलांटिक ओशन जिसको अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तीसरा आता है हिंद हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशन कहा जाता है। चौथा आता है दक्षिणी महासागर जिसको आप सदर्न ओशन बोलते हो। फिर आता है आपका अंटार्कटिका महासागर जिसको आप आर्कटिक आर्कटिक महासागर जिसको आप आर्कटिक ओशन कहते हो। सदर्न ओशन को ही अंटार्कटिका ओशन भी कह सकते हो। तो 5 महासागर हमारे पास उपस्थित हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिका ओशन और 5वाँ जो सबसे छोटा है वो है आपका आर्कटिक ओशन। ये 5 हमारे ओशंस हैं, ठीक? अब सबसे पहले हमें प्रशांत महासागर के बारे में बात करना है, ठीक है? अब प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो हमारा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है? ध्यान से समझिए बाबू। तो अगर साइज़ के अकॉर्डिंग आपने देखा था, तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तो देखिए, पहला जो होता है वो है आपका पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा होता है बाबू पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका अटलांटिक ओशन, जिसको अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है, अटलांटिक ओशन, ठीक है? इसके बाद आता है आपका तीसरा इंडियन ओशन, जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। उसके बाद चौथा आता है आपका सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिका ओशन कहा जाता है। सदर्न ओशन या फिर इसको अंटार्कटिका ओशन कहा जाता है। 5वां हो गया नदर्न ओशन जिसको आप आर्कटिक ओशन भी कह सकते हो। आर्कटिक ओशन या फिर इसको नदर्न ओशन भी कहा जाता है। तो ये इनके नाम है बाबू, ये इनके क्रम के आधार पर है। अब देखिए, सबसे पहले बात कर रहा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। महासागर मतलब ओशंस की बात हो रही है बेटा। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर अकेले क्या है आपके प्रशांत महासागर है। मतलब 1/3 भाग की अगर आप बात करते हो, तो 1/3 भाग पर अकेले कौन फैला हुआ है बाबू? आपका पैसिफिक ओशन है और बाकी 2/3 भाग पर आपके बाकी के 3 महासागर आते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच की अगर आप बात करते हो फ्रेंच की अगर आप बात करते हो तो ये आपके पैसिफिक ओशन में ही स्थित है। जब आप फिलीपींस जाते हो, ठीक है बात? फिलीपींस जब जाते हो तो फिलीपींस के जब आप ईस्ट में आओगे तो आपको यहाँ पर मिलता है आपको मरियाना मरियाना ट्रेंच मिलता है, ठीक है बात? ट्रेंच मिलता है पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के आपके ईस्ट साइड में आपको मरियाना ट्रेंच देखने को मिल जाता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, का मतलब होता है बेटा स्क्वायर स्क्वायर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगर आप बात करते हैं तो एक तरफ इसके एशिया हो जाता है, एशिया हो जाता है, एक तरफ इसके ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, एक तरफ इसके नॉर्थ अमेरिका हो जाता है और एक तरफ इसके साउथ अमेरिका हो जाता है। तो इनसे ये घिरा हुआ पैसिफिक ओशन है। चित्र 5.1 को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। चलिए देखते हैं कहाँ पर स्थित है। अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो ये रहा आपका प्रशांत महासागर। एक तरफ देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। एक तरफ से देखिएगा इधर से एशिया हो जाता है और इधर से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है? बस उसी तरीके से हिंद महासागर को देखिए। हिंद महासागर के उत्तर में आपको एशिया देखने को मिल जाता है, इस तरफ को मिल जाता है, ठीक है? और नीचे यहाँ पर सदर्न ओशन हो जाता है।
अटलांटिक महासागर की अगर आप बात करते हो, तो अटलांटिक महासागर के एक तरफ आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिल जाता है, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका देखने को मिल जाता है, इधर आपको यूरोप देखने को मिल जाता है, इधर आपको अफ्रीका देखने को मिल जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किन-किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में आपका ये ओशन लाई करता है। ठीक? फिर उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा एस अक्षर का दिखाई पड़ता है, इस तरह से ये दिखता है। ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है? इसके पश्चिमी किनारे पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है? बात एक तरफ अगर देखोगे वेस्ट कोस्ट पर इसके क्या मिलेंगे बेटा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेंगे तथा ईस्ट कोस्ट पर जो आपका पूर्वी किनारा है उसमें यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तट बहुत अधिक आपके दंतुरित है। अब देखिए ध्यान समझिए। तो एक तरफ इसको मिल गया नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ मिल गया आपको साउथ अमेरिका, ठीक है? इस तरफ मिल गया आपको यूरोप और इधर मिल गया आपको अफ्रीका, ठीक है? अब देखिए अटलांटिक महासागर के जितने भी कोस्ट होते हैं वो इस तरह से होते हैं बेटा दंतुरित। दंतुरित मतलब होता है लाइक टीथ दाँत के आकार के होते हैं, इस तरह से, ठीक है बात? ये काँटे-फीटे क्योंकि यहाँ पर एक तरह से इन्क्लोज़्ड हो जाता है बेटा। इन्क्लोज़्ड होने की वजह से जो ओशनिक करंट्स, टाइड्स और एब्स आती हैं, तो ये कोस्ट को क्या करती हैं बेटा, इरोड कर देती हैं। इरोड करने की वजह से ये क्या होता है, दाँत लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अंदर की तरफ कट बन जाते हैं, ठीक? और इसकी वजह से क्या होता है, अब अनियमित एवं दंतुरित तंत्रिका प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों को बनाने के लिए आदर्श स्थिति देते हैं। मतलब ये पोर्ट्स और हार्बर बनाने के लिए पोर्ट्स और हार्बर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। कारण क्या होता है? मान के चलिए ये आपका अब आपका दंतुरित तटरेखा है, ठीक? अब यहाँ पर टाइड आएगा, जब टाइड आएगा तो क्या होता है बेटा पानी अंदर की तरफ आ जाएगा, जब ebb आता है तो पानी बाहर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल कोस्ट आपके बन सकते हैं टाइड्स और जिसको आप बोल सकते हो कि जो ऐसे पोर्ट्स जो टाइडल पोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही आराम से और नेचुरल पोर्ट्स यहाँ पर आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह के कोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं क्योंकि इनकी जो कोस्ट लाइन हो जाती है वो काफ़ी आपकी अनियमित हो जाती हैं और दंतुरित हो जाती हैं। ठीक है? व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है बात? पोर्ट्स और रहेंगे, हार्बर रहेंगे, तो यहाँ पर शिप्स के माध्यम से बहुत सारा व्यापार भी हो सकता है। अब हिंद महासागर, अब उसका तीसरा आता है बेटा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप में है बेटा। इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में ये देखने को मिलता है। ठीक है? तो देखिए, स्क्वायर के शेप का कौन-सा है? स्क्वायर के शेप का आपका पैसिफिक ओशन हो जाता है। एस के आकार का कौन-सा हो जाता है? अटलांटिक ओशन हो जाता है। ट्रायंगुलर कौन-सा हो जाता है? वो आपका इंडियन ओशन हो जाता है। इसके उत्तर में एशिया दिखाया था मैंने आपको, पश्चिम में वेस्ट में देखेंगे तो अफ्रीका हो जाता है तथा पूर्व में अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया स्थित हो जाता है। तो ये सारे आपके इसके घेरे हुए हैं। अब सदर्न ओशन की बात करते हैं। सदर्न ओशन महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखता है। तो ये जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर से घेर करके आपका सदर्न ओशन बना हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा तक फैला हुआ है। तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर बीच में है। आप लोगों ने देखा था कि अंटार्कटिका के बीचों-बीच क्या पड़ता है 90 डिग्री पड़ता है। उसके बाद से यहाँ से अगर देखेंगे तो 60 डिग्री तक 60 डिग्री साउथ तक जो है ये आपका फैला हुआ है। इसके ऊपर आपका एक तरफ अटलांटिक ओशन लग जाता है, एक तरफ आपका इंडियन ओशन लग जाता है और इस तरफ देखेंगे तो पैसिफिक ओशन लग जाता है। ठीक है? तो 60 डिग्री तक जो है ये पूरा फैला हुआ है आपका दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिका। फिर आर्कटिक ओशन की बात करते हैं। आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है बेटा। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में स्थित है। मतलब वो जो आपका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को घेरे हुए चारों तरफ से आपका कौन-सा ओशन मिल जाता है? आर्कटिक ओशन मिल जाता है। ये उत्तरी ध्रुव को चारों ओर फैला हुआ है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर क्या है बेटा? फैला हुआ एक्सपेंडेड है या फिर आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक ओशन में लाई करता है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा होता है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। अब यहाँ पर देखते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? बता देता हूँ आप लोगों को। बेरिंग स्ट्रेट की अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, ये आ गया अलास्का, ठीक है? इधर आ गया आपका रशिया। इसके बीच में यहाँ पर ये जो आप जल संधि देख रहे हो इसको बोला जाता है बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर हो गया आर्कटिक ओशन और इधर हो गया पैसिफिक ओशन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर है बेरिंग जल संधि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यूरोप को अलग करता है या फिर अगर देश की बात करेंगे
यूएसए को रशिया से अलग करता है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है बात? यहाँ पर हो गया आपका ये जलमंडल समाप्त, इसको भी आप लोग दिमाग में रख लेंगे सारा। एक लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था, एक लेक्चर में हम लोगों ने आपके लिथोस्फीयर को कर लिया, आज जो हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम लोग वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेयर के बारे में बात करके फिर उसके बाद बायोस्फीयर को भी उसी लेक्चर में करके, तो 3 लेक्चर में आपको ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर फैलाएँ। जिससे आपके इस चैनल पर आपका अपना चैनल है, इस पर एंगेजमेंट बढ़ेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर अच्छे-अच्छे कमेंट करेंगे, तो उसको भी देख कर के मेरा थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ता है और थोड़ा मेहनत करने का मन करता है। ये बात और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही, अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।